हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की भूगोल की बुक से चैप्टर नंबर 4 महासागरों और महाद्वीपों का वितरण की पार्ट 2। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं प्ले लिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कम्युनिटी टैब में मेंशन कर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? इस चैप्टर में हम ये पढ़ रहे हैं कि हमारी जो पृथ्वी है इसमें महाद्वीपों का डिवीज़न किस तरह से हुआ है और महासागरों का वितरण किस तरह से हुआ है। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप है और बाकी में महासागर फैले हुए हैं। लेकिन जो महाद्वीप आज हम जानते हैं वो शुरू से ही ऐसे नहीं थे। आज जितने भी महाद्वीपों के बारे में हम जानते हैं वो सभी एक ही भूखंड के हिस्से हुआ करते थे। फिर उनमें डिवीज़न हुआ, उनमें डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वो बटे, फिर कई महाद्वीप बने। तो इसके लिए प्रमाण क्या है? तो पिछली क्लास में हमने प्रमाण के रूप में पढ़ा था महाद्वीपों में साम्य, यानी कि आज हम जितने भी महाद्वीप को जानते हैं उन सभी महाद्वीपों में किसी न किसी पॉइंट में किसी न किसी तरह कुछ न कुछ समानता ज़रूर पाई जाती है। तो पिछली क्लास में हमने क्या महाद्वीपों में समानता के बारे में पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता, टिलाइट जिसे अवसादी चट्टानें कही जाती है वो कई महाद्वीपों में पाई जाती है। इसके अलावा प्लेसर निक्षेप के बारे में हमने पढ़ा था कि प्लेसर जो निक्षेप है वो कई महाद्वीपों में पाई जाती है, उनमें भी समानता है। और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि जो जीवाश्मों का वितरण है वो कई महाद्वीपों में एक ही तरह के जीवाश्म मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि जो महाद्वीप है वो किसी समय में एक ही भूखंड के हिस्सा। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रवाह संबंधी बल के बारे में। आखिर प्रवाह संबंधी बल होता क्या है? प्रवाह का मतलब होता है बहना। बहाव से जुड़ी हुई जो फोर्स होती है, जो बल होती है, उसे ही कहा जाता है प्रवाह संबंधी बल। यहाँ लिखा है वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के 2 कारण थे। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि वेगनर ने सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, यानी कि महाद्वीप जो थे वो बटे और बटने के बाद उनमें विस्थापन हुआ और कई महाद्वीप बने। उन्होंने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था उसके अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के 2 कारण थे। आखिर क्यों महाद्वीपीय का विस्थापन हुआ, महाद्वीप किस तरह से बटे, इसके कारण क्या थे? उन्होंने इसके 2 कारण दिए थे, पोलर या ध्रुवीय फ्लिंग बल और दूसरा है ज्वारीय बल। आपने पोलर रीजन के बारे में पढ़ा है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है उसके बारे में आपने पढ़ा है। ध्रुवीय फ्लिंग बल पृथ्वी के वर्णन से संबंधित है। ध्रुवीय फ्लिंग बल किससे जुड़ी हुई है? पृथ्वी के घूमने से जुड़ी हुई है। पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, वरन ये भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। यहाँ लिखा है कि जो पृथ्वी की आकृति है वो पूरे गोले की तरह नहीं है, यानी कि ये जो भूमध्य रेखा है यहाँ से वो उभरी हुई है। और ये उभार किसकी वजह से है? ये उभार है पृथ्वी के घूमने की वजह से। दूसरा बल क्या है? दूसरा बल है ज्वारीय बल, जो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबद्ध है, जिनसे महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं। दूसरा बल है ज्वारीय बल। ज्वारीय बल किसे कहते हैं? जब सूरज और चांद का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वजह से पृथ्वी पर जो समुद्र है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, उसे कहते हैं ज्वार। यह लिखा है कि सूरज और चांद के आकर्षण से जुड़ा हुआ है, यानी कि सूरज और चांद की जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वजह से ये ज्वारीय बल जुड़ा हुआ है। समुद्र का पानी बहुत ही तेज और ऊंचा उसमें लहरें उठती हैं और जिससे महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं, और इन्हीं सूरज और चंद्रमा के ज्वारीय बल की वजह से ही महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं, यानी कि पानी की लहरें ऊंची उठती हैं। वेगनर का मानना था कि करोड़ों वर्षों के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए। यहाँ क्या लिखा है?
वेगनर ने ये माना कि बहुत सालों के दौरान, करोड़ों सालों के दौरान ये जो बल था, ये जो ज्वारीय बल था, वो बहुत पावरफुल होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए। यानी कि इनकी वजह से ही जो महाद्वीप है वो अलग अलग हो गए और जो महासागर है वो अलग अलग हो गए। यद्यपि बहुत से वैज्ञानिक इन दोनों ही बलों को महाद्वीपीय विस्थापन के लिए सर्वथा अपर्याप्त मानते हैं, लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक इन दोनों बलों को, यानी कि जो पोलर या ध्रुवीय फ्लिंग बल है और ज्वारीय बल है, इन दोनों बल को महाद्वीपीय विस्थापन के लिए, यानी कि जो महाद्वीप किसी समय में एक ही भूखंड के हिस्से थे और फिर वो डिवाइड होकर अलग हो गए, तो अलग होना ही क्या है, विस्थापन। तो बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं वो वैज्ञानिक इन दोनों बलों को महाद्वीपीय विस्थापन के लिए सर्वथा अपर्याप्त समझते हैं, यानी कि काफ़ी नहीं समझते। यहाँ लिखा है कि प्रवाह संबंधी बल के बारे में हमने जो पढ़ा, इसी से रिलेटेड यहाँ कुछ और पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ लिखा है 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की। ये धाराएं रेडियोएक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से मेंटल भाग में उत्पन्न होती हैं। यहाँ लिखा है कि 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में, यानी कि जो अर्थ का जो अंदरूनी भाग होता है जिसे मेंटल कहा जाता है, उस भाग में संवहन धारा के प्रभाव की संभावना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह संवहन धाराओं की संभावना है। संवहन धारा किसे कहते हैं? संवहन धारा मीन्स ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को संवहन धारा कहा जाता है। ये धाराएं रेडियोएक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से, यानी कि ये जो धाराएं हैं वो रेडियोएक्टिव तत्व मीन्स जो क्षय होने पर विकिरण उत्पन्न करता है, ऐसे तत्वों से उत्पन्न ताप, जो ऐसे तत्व हैं उसे जो उत्पन्न ताप है उसकी भिन्नता से मेंटल भाग में उत्पन्न होती है। होम्स ने तर्क दिया कि पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान है, और होम्स ने ये तर्क दिया कि पूरे मेंटल भाग में, अर्थ के अंदरूनी भाग में जो मेंटल भाग है उसमें इस तरह की धाराओं का पूरा जाल बिछा हुआ है, पूरा का पूरा तंत्र विद्यमान है। जब वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, उस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को उस वक्त के वैज्ञानिकों ने नकार दिया था। आर्थर होम्स ने संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की, और ये जो संभावना थी यह उन प्रवाह बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने की कोशिश थी जिस प्रवाह बलों के आधार पर समकालीन यानी उस वक्त के वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया था। नेक्स्ट है महासागरीय अधस्थल का मानचित्रण। अधस्थल का मतलब होता है महासागर के सबसे नीचे का तल। महासागरों की बनावट और आकार का विस्तृत शोध यह स्पष्ट करते हैं कि महासागरों का अधस्थल एक विस्तृत मैदान नहीं है, वरन उनमें भी उच्चावच पाया जाता है। यह लिखा है कि जो महासागर की बनावट है और उसका आकार है, जब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोध किए गए, बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में खोजबीन की गई, तो ये जो शोध था, ये जो खोजबीन था, ये क्लियर करते हैं कि महासागरों का जो अधस्थल है, यानी महासागर के जो सबसे निचले तल हैं, उसमें वो मैदान की तरह नहीं है, बल्कि उसमें भी उच्चावच पाया जाता है। उच्चावच का मतलब होता है जो ज़मीन है उसमें भी ऊंचाई नीचाई से बनने वाले आकार। तो जो महासागर है उसमें भी इस तरह से ऊंचाई नीचाई पाई जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महासागरीय अधस्थल के निरूपण अभियान ने महासागरीय उच्चावच संबंधी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की, और ये दिखाया कि इसके अधस्थलों में जलमग्न पर्वतीय कटकें व गहरी खाइयां हैं जो प्रायः महाद्वीपों के किनारों पर स्थित है। महासागरीय अधस्थल के निरूपण, यानी कि जो महासागर के सबसे नीचे का तल है उसके निरूपण अभियान ने, यानी कि उसको अच्छी तरह समझाने के अभियान ने महासागरीय उच्चावच संबंधी, यानी महासागर के जो तल है उसमें भी ऊंचाई नीचाई है, उससे जुड़ी हुई जो विस्तृत जानकारी है वो प्रस्तुत की, और ये दिखाया कि इसके अधस्थली में जलमग्न पर्वतीय कटकें, और ये दिखाया कि जो महासागर के सबसे नीचे के तल हैं उसमें जलमग्न पर्वतीय कटकें हैं, यानी कि जल में डूबी हुई जो पर्वतीय कटकें हैं। जलमग्न पर्वतीय कटकें क्या होती है? जो महासागर के अंदर बहुत सारी पर्वत एक ही श्रृंखला में पाई जाती है, जो पानी के अंदर डूबी हुई रहती है, उसे ही जलमग्न पर्वतीय कटकें कहा जाता है।
जलमग्न पर्वतीय कटके हैं और गहरी खाइयाँ हैं, यानी कि उनमें भी बहुत गहरी गहरी खाइयाँ हैं जो प्रायः महाद्वीपों के किनारों पर स्थित हैं। और ये कहाँ स्थित है? जो महाद्वीपों के किनारों पर स्थित है। मध्य महासागरीय कटके ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय पाई गई। यह लिखा है कि जब महासागर स्थल अधस्थल के निरूपण अभियान हुआ उस अभियान में ये पाया गया जो मध्य महासागरीय कटके हैं, यानी कि पानी के अंदर जो इस तरह से पर्वत की श्रृंखला है उसमें भी ज्वालामुखी उद्गार सक्रिय रूप से पाई गई, यानी कि उसके अंदर भी ज्वालामुखी का जो उद्गार है वो पाया गया। महासागरीय परपटी की चट्टानों के काल निर्धारण ने ये तथ्य स्पष्ट कर दिया कि महासागरों की नीतल की चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन है। जब महासागर परपटी की चट्टानों के समय का निर्धारण किया गया कि वो कब बने थे, कब की वो चट्टानें हैं, जब इनके काल का निर्धारण किया गया तो उस काल के निर्धारण ने ये तथ्य स्पष्ट कर दिया, यानी चट्टानों के काल के निर्धारण ने ये तथ्य स्पष्ट कर दिया, ये क्लियर कर दिया कि महासागरों के गहरे भाग की जो चट्टानें हैं वो महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों के मुकाबले में वो नहीं है। महासागरीय कटक के दोनों तरफ की चट्टानें जो कटक से बराबर दूरी पर स्थित है उनकी आयु व रचना में भी आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। यह लिखा है कि महासागरीय कटक के दोनों तरफ की जो चट्टानें हैं जो कटक से, यानी कि जो महासागरीय कटक के दोनों तरफ की जो चट्टानें हैं वो बराबर दूरी पर स्थित हैं और उनकी आयु और रचना में भी आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। इससे ये पता चलता है कि महाद्वीप भी किसी समय में एक ही भूखंड के भाग थे और महासागर भी एक ही हुआ करते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे महासागरीय अधस्थल की बनावट, यानी कि महासागर की जो अधस्थल है, जो महासागर के सबसे नीचे का तल है, उसकी बनावट कैसी है। यह लिखा है गहराई व उच्चावच के प्रकार के आधार पर महासागरीय तल को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। गहराई और उच्चावच। उच्चावच का मतलब होता है किसी भी धरातल की ऊंचाई नीचाई से बनने वाले आकार। यह लिखा है कि गहराई और उच्चावच के प्रकार के आधार पर महासागरीय तल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? महाद्वीपीय सीमा, दूसरा है गहरे समुद्री बेसिन और तीसरा है मध्य महासागरीय कटक। इसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है महाद्वीपीय सीमा। ये महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग है। जो ये महाद्वीपीय सीमा है वो कौन सा भाग है? महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग है। इसमें महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार और गहरी महासागरीय खाइयाँ आदि शामिल हैं। और ये जो भाग है इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें महाद्वीपीय मग्न तट है, यानी जल में डूबी हुई तट है, महाद्वीपीय ढाल है, महाद्वीपीय उभार है और गहरी महासागरीय जो खाइयाँ हैं इसमें शामिल है। महासागरों व महाद्वीपों के वितरण को समझने के लिए गहरी महासागरीय खाइयों के क्षेत्र विशेष महत्वपूर्ण और रोचक है। अगर हम महासागर और महाद्वीपों के डिस्ट्रीब्यूशन को समझना चाहते हैं तो इसके समझने के लिए गहरी महासागरीय जो खाई है उसके क्षेत्र को समझना विशेष महत्वपूर्ण और रोचक है, यानी कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, जिसकी वजह से हम महासागर और महाद्वीपों के वितरण को समझ सकते हैं और जब हम इसे समझेंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अब है वितलीय मैदान। वितलीय मैदान किसे कहते हैं? वितलीय मैदान वो क्षेत्र होता है जहाँ पर महाद्वीप जो बहा कर लाते हैं अवसाद वो उनके ही तटों पर डिपॉजिट हो जाते हैं। ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों व मध्य महासागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं। ये जो वितलीय मैदान है ये बहुत ही बड़ा मैदान है, बहुत ही विस्तृत मैदान है। ये महाद्वीपीय तटों और मध्य महासागरों कटकों के बीच में पाए जाते हैं। वितलीय मैदान वह क्षेत्र है जहां महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद इनके तटों से दूर निक्षेपित हो जाते हैं। यहाँ लिखा है कि जो वितलीय मैदान है वो कैसा क्षेत्र है? वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर महाद्वीपों से बहाकर लाए गए जो अवसाद होते हैं महासागर के तटों से दूर डिपॉजिट हो जाते हैं। इसे ही वितलीय मैदान कहा जाता है। कहाँ से
दूर वो निक्षेपित हो जाते हैं, महासागर के जो तट है उनसे दूर जहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं उसे वितलीय मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट है मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला बनाती है। मध्य महासागर कटक किसे कहते हैं? महासागर यानी महासागर के अंदर जो पर्वत की श्रृंखला है उसे ही महासागरीय कटक कहा जाता है। जो मध्य महासागरीय कटक है वो आपस में जुड़े हुए पर्वत आपस में जुड़े हुए हैं और जुड़कर एक श्रृंखला बनाती है, एक चेन बनाती है। महासागरीय जल में डूबी हुई ये पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली संभवतः सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और महासागर के पानी में डूबी हुई ये जो पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली यानी कि पूरी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जिस पर हम रहते हैं वो भी धरातल है, और समुद्र और महासागर जिस के ऊपर है महासागर के नीचे भी धरातल है। इसीलिए यहाँ लिखा है कि पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली संभवतः सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी लंबी पर्वत श्रृंखला है? मध्य महासागरीय कटक। ये कटकों के मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट, एक प्रभाजक पठार और इसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्व मंडल इसकी विशेषता है। ये जो महासागरीय कटक है इसकी कुछ तो विशेषता है। तो इसकी क्या विशेषता है? इसकी ये विशेषता है कि कटकों के मध्यवर्ती शिखर पर यानी जो कटक है उसके जो मध्यवर्ती शिखर है उसके शिखर पर या जो पर्वत है उसके चोटी पर एक रिफ्ट है। रिफ्ट मीन्स दरार पाई जाती है, एक प्रभाजक पठार, और इसकी लंबाई के साथ साथ जो महासागरीय कटक है उसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्व मंडल महासागरीय कटक की विशेषता है। मध्यवर्ती भाग में उपस्थित द्रोणी वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। जो मध्यवर्ती भाग में जो उपस्थित द्रोणी है, जो क्षेत्र है, वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है, यानी कि उसमें से लावा निकलती है और वो सक्रिय ज्वालामुखी है। पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा है वो इसी से निकलती है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भूकंप व ज्वालामुखियों का वितरण। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।